सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन के। इस तरीके के जो केसेस होते हैं इसको पैकेज ऑफ 5 का बोला जाता है और इस तरीके से केसेस डाले जाते हैं। एट द एंड इट इज नॉट अबाउट द कस्टडी आदित्य, ये सच भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। इट इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस एंड बच्चे उसका एक मोहरा बन जाते हैं। डीबी एक्ट में भी एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है जहाँ पे कस्टडी की प्रोविजन दी गई है। मेंटेनेंस में अगर कस्टडी, फिजिकल कस्टडी माँ के पास है तो वो अलग एक आपको मेंटेनेंस का, इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है, एट द एंड वो पैसे के लिए लड़ाई हो रही होती है, नॉट अबाउट द चाइल्ड। बच्चे को तो मुहरा बनाया गया है, वो बच्चे को मुहरा बनाया जाता है और उसमें मतलब whosoever is having physical custody और whosoever is in a powerful position कहने का मतलब है मदर फादर एक अच्छी पोजीशन से है, भाई अच्छी पोजीशन में काम करता है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो बेटी को मैनिपुलेट करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स कम एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ मी कि हमें बच्चे से मिलवा दो, हमें पोता पोती से मिलवा दो। एंड इट इज वेरी सैड, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं कि आपने तो हमें को, कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे अगेंस्ट है, आप कोर्ट ऑर्डर नहीं निकलवा के आए। सो दिस इज अ सैड ट्रुथ ऑफ फॉर कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड, जो कि इन केसेस के बीच में उलझ जाते हैं। तो क्योंकि आपने दादा दादी का नाम लिया, तो ऐसा कोई लॉ है कि जो दादा दादी के राइट को प्रोटेक्ट करता है अपने पोता पोती से मिलने के लिए? Yes, in guardian in wards only, they can file separate case to meet their grandchild, but लेकिन उसके लिए एक separate, even senior citizen में वो अपनी बहू के अगेंस्ट कर सकते हैं अगर कोई वायलेशन में दिख रहा है। एक मेरे पास केस आया था जिसमें रिकॉर्डेड में आया था कि बहू ने अपनी सास के बाल खींचे हैं। तो अगर कुछ इस तरीके से चीजें हैं तो डेफिनेटली, बट क्या होता है ना, सीनियर सिटीजन्स का मैंने खास तौर पे देखा है, दे रिस्ट्रेन टू फाइल एनी केस बिकॉज ऑफ देयर एज। हमारी उम्र हो गई है, हम क्योंकि एक केस अलग से डाले, हम कहाँ कोर्ट के अब धक्के खाएंगे, तो इस वजह से भी वो रुक जाते हैं कि नहीं हम क्यों केसेस डालें इतने। लिटिगेशन ऑब्वियसली, सी what I believe best way to go for any litigation, before any litigation, it's a mediation route. Mediation को बहुत ज्यादा enforce किया जा रहा है, जो समाधान वहां पे मिल सकते हैं वो I think better होंगे कि एक बारी बात तो करें, कोई इनिशिएशन तो हो, दोनों पार्टी एक टेबल पे बैठे, किसी एक्सपर्ट्स के साथ बैठे जो लीगल एक्सपर्ट्स हो। सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। हाँ, दादा दादी के केस में ऐसा हो रहा है, मीडिएशन को एक टूल, एज अ टूल यूज करा जा रहा है बाय थ्रू लॉयर्स और अदरवाइज द पार्टीज देमसेल्व्स, कि जिसमें to buy time, yes, to buy time, they buy time, yes, खींचने के लिए, उसको ड्रैग करने के लिए जरूर किया जाता है। ये भी मैं कहूंगी कि कोर्ट को पता है बात, बट कोर्ट इज ओके विद दैट कि मीडिएशन को मिसयूज कर रहा है। कोर्ट ये कहती है कि भी मीडिएशन अगर फेल होती है तो ट्रायल आगे बढ़ेगा। वो भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती है कि ठीक है अगर मीडिएशन हो सकता है तो, क्योंकि मीडिएशन के लिए भी अगर कोई, देखो दिल्ली के कोर्ट्स में क्या होता है, और हर कोर्ट का ना डिफरेंट पैटर्न होता है। दिल्ली के कोर्ट्स में होता है कि भी फाइल ऑटोमेटिकली मीडिएशन में जाती है जब भी कोई एक मैट्रिमोनियल केस आता है। एंड इन केस यहाँ पर जो गुरुग्राम में हमें इनिशिएट करना पड़ता है कि हाँ बोथ पार्टीज आर अग्रीइंग फॉर मीडिएशन। अब यहाँ पे अगर एक पार्टी कहती है कि नहीं मुझे मीडिएशन नहीं करनी है, आई वांट टू गो फॉर ट्रायल ओनली, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। सो हर कोर्ट का फंक्शन भी डिफरेंट होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सो मेरे केस में अब क्योंकि डिस्कशन हो रहा है, ऑल्दो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, बट मेरे केस में चाइल्ड विजिट नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड डिस्कस दिस पार्ट आल्सो। मेरे केस में डिस्कस होना था अगली हियरिंग में, तो उन्होंने एक दाव खेला या स्ट्रैटेजी थी कि मीडिएशन करते हैं, तो मैं एग्री कर गया बिकॉज कोर्ट वगैरह मेरे को चाहिए नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए होता। उसके बाद मीडिएशन की डेट 4 दिन बाद की निकली, वो नहीं आए। उसके बाद एक और डेट मीडिएशन की आई, उसमें भी नहीं आए। तो अगेन मेरे को अर्जेंट एप्लीकेशन डालनी पड़ी कोर्ट पे कि वापस हियरिंग हो जाए। तो पॉइंट है कि उन्होंने मीडिएशन एज ए टूल यूज करा, और वो एक बार भी मीडिएशन जज के आगे या जो भी होते रिप्रेजेंटेटिव के आगे नहीं। आई टोल्ड यू टू बाय टाइम, डेफिनेटली टू बाय टाइम।
सो द Yes. फैमिली कोर्ट जज उनको पता है ये सब टूल्स होते हैं, तो दे आर ओके विद दैट, उस पर कोई एक्शन नहीं होता या एक ओपिनियन नहीं फॉर्म होता। लेकिन वो मना क्यों करेंगे? देखिए, जजेस के साथ उनकी एक बाउंडेशन है, उनको सारे जो भी प्रोविजंस है, रिलीफ्स है, उनको एग्जॉस्ट करना ही है। बिल्कुल राइट। वो मना नहीं कर सकते कि कोई अगर रिलीफ है, अगर मीडिएशन में कुछ अच्छा हो सकता है तो व्हाई नॉट। करेक्ट। ठीक है, तो ये बात अलग है कि इन योर केस द अदर पार्टी, ऑपोजिट पार्टी इज एडमेंट एट द मोमेंट। करेक्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स। या राइट राइट। आप मानेंगे नहीं, मैं लास्ट ईयर मेंटेनेंस, बच्चे की मेंटेनेंस के लिए पैसा ट्रांसफर किया था। मैं अभी भी तैयार हूँ, वर्बल भी, इवन अगर वो मेरे पे मेंटेनेंस केस फाइल करेंगे तो भी तैयार हूँ। वो लोग फाइल भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे। सो इन माय केस इट्स नॉट अबाउट मनी, सो इट्स मोर अबाउट कि बस वो नहीं चाहते कि मैं बच्चे को मिलूं, क्योंकि शायद मेंटेनेंस फाइल करेंगे तो शायद एक शेड्यूल बन जाएगा। आपके केस में तो सी मेरे को पूरा आपका केस पता नहीं है, व्हाट रियली हैपेंड, व्हाई डिड इट हैपन। वो कभी हम ऑफ रिकॉर्ड हम बात करेंगे इसके बारे में डेफिनेटली। बट सी समटाइम्स आई हैव सीन इन मैट्रिमोनियल केसेस इट्स ऑल अबाउट ईगो फाइट, क्योंकि जितनी यहाँ पे अब केसेस राइज करे हैं इन इंडिया, पहले it was in 1980s somewhere, जब हमने पैदा भी नहीं हुए होंगे तब हम की बात कर रहे हैं। तो वहां जब गुड़गांव में पहला केस मैट्रिमोनियल डिवोर्स का आया था तो पूरी कोर्ट इकट्ठी हो गई थी, जो कि हमारे सीनियर ने हमें बताया है कि पूरी कोर्ट इकट्ठी हो गई थी देखने के लिए। अच्छा, डाइवोर्स नाम का भी कुछ चीज होता है, कोई केस होता है। सो अब आप देखिए, फैमिली कोर्ट्स भी बढ़ती जा रही हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस की तो मैं कहूंगी कि साल में कम से कम 600 से 700 केसेस फाइल हो रहे हैं। मेंटेन जिस भी वकील के पास आप जाते हो, ये 2 केसेस तो मैंडेटरी हो जाते हैं। एक पुलिस केस 498A का चलना शुरू हो जाता है, वो मैं भूल गई बोलना, वो पैकेज में ही आता है 498A। ये तो चलता ही है। इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, उसका रीजन क्या है? कि लोग एजुकेट हो गए हैं कि हमारी राइट्स हैं और हम केस कर सकते हैं, या फिर एक जेंडर इसको मिसयूज कर रहा है? आपके एक्सपीरियंस में क्या ज्यादा है? सी आदित्य, बीइंग अ फीमेल, मैं इस पे obviously I want to talk about it, but the thing is that there had been time when women were actually, you know, victims of domestic violence, dowry death, sati, एक वो दौर भी बहुत टफ था, आज भी है। अगर आप कहीं कहीं जगह देखो, चाइल्ड मैरिज भी है। और मैं मना नहीं करूंगी कि औरतों ने जितना सहा है, उसके बाद उनके लिए जो एक्ट्स बने वो जरूरी भी थे। लेकिन हाँ, सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई, पहले सहन शक्ति ज्यादा होती थी, पेशेंस बहुत ज्यादा होता था कपल्स के बीच में, इग्नोर किया जाता था। अब जो इजी एक्सेस आ चुका है, पहले ना इवन जब मेरी शादी हुई थी तो लैंडलाइन सिस्टम होता था, फोन आता था, तो पहले पूरे परिवार से बात होती थी, तब जाके उसको थोड़ा सा लड़की को मौका मिलता था बात करने का। अब क्या हो चुका है, मोबाइल है, हैंडी है, सब कुछ है, इमीडिएटली एवरीथिंग इज बीइंग रिपोर्टेड टू द फैमिली। मम्मा आज मैंने ये बनाया, पापा मैंने आज ये किया। आई थिंक पेरेंट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, नए घर में गई है, नए माहौल में गई है, छोटी मोटी नोकझोंक होना क्या किसी शादी में, मुझे बता दीजिए जो पेरेंट्स भी होंगे, लड़की के पेरेंट्स के आपस में उनकी कभी नोकझोंक नहीं हुई होगी? जहाँ पे 2 बर्तन होंगे वो आवाज तो करेंगे ही ना। तो वही बात है कि पेशेंस बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, लड़कियां कमाने लगी हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि भी मैं क्यों सहन करूं, मैं कमा सकती हूँ, मैं जरा सी भी बात नहीं सुनूंगी। ठीक है, तो वो एक ईगो आ चुकी है महिलाओं के बीच में। और कहीं ना कहीं में तो मैंने बहुत ज्यादा मिसयूज होते भी देखा, मैंने हफ्ते हफ्ते की शादियां टूटते हुए देखी हैं, एंड टेकिंग 10 करोड़ रुपीस इन एलिमनी जस्ट टू सेटल द केस। सो ये चीजें भी मैंने विटनेस की हैं। ठीक है, so it's all about ego, I believe. हाँ, मैं समझ गए। तो आई वुड से एंडलेस डिस्कशन है, एंड दोनों साइड के पर्सपेक्टिव हैं अलग अलग। अगर चलो विजिटेशन राइट की बात करें तो मैं जैसे आमतौर पे सुनने में आया है कि 1 से 2 बार महीने में फ्रीक्वेंसी होती है मिलने के लिए, तो ये नंबर कहाँ से आया? और काफ़ी सारे मेरे को लोगों ने फ़ोन करके बताया कि महीने में 1 बार मिलते हैं, उन्हें शेड्यूल बना है।
कई बार कोर्ट में, कई बार बाहर, तो ये नंबर कहाँ से आया? और क्या हफ्ते में, हर हफ्ते नहीं मिल सकते फादर की, या महीने में एक बार का क्या क्या लॉजिक है? देखिए, जब भी हम कंसल्ट कर रहे होते हैं, महिलाएं कहती हैं कि हमारे बच्चे में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो जी वो तो अपनी लाइफ में ही बिजी है। हाँ। सो कहीं ना कहीं इस वजह से ही पहले जो म्यूचुअल डाइवोर्स चला, बेसिकली विजिटिंग राइट का तो वहां से एक नया शब्द निकल के आया था। उससे पहले तो कस्टडी को लेके ही बात होती थी। विजिटिंग राइट्स, जब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, एमओयू तैयार होता है और एमओयू में एक क्लॉज बनता है विजिटिंग राइट्स का। वहां से जब ये शब्द निकला तो विजिटिंग राइट पहले तो हफ्ते में जी एक बार, वीडियो कॉल्स का चरण शुरू हुआ, उसके बाद की वीडियो कॉल में भी आप अपीयर करवा सकते हैं बच्चों को। ये एक सीमित समय है, सीमित डे है, आपको मिलवाना ही होगा। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे ये प्रैक्टिकली बाहर आया, पॉसिबल नहीं हो पाया कि या तो स्टेट डिफरेंट है, लोकेशंस डिफरेंट है, नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली, या बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, पहले तो बच्चा छोटा था जी, उसके बाद बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूशन में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे जहां तक लगता है विजिटेशन शुड बी लाइक दोनों पेरेंट्स का इक्वल रोल होना चाहिए, इन द सेंस कि आप दोनों अलग हो रहे हो, लेकिन मैं लिटरली जब भी कोई केस आता है ना, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है बच्चे। उस बच्चे की मानसिकता पे, साइकोलॉजी के ऊपर जितना ज्यादा जोर डाला जाता है, अब जिस पेरेंट के पास फिजिकल कस्टडी होगी, उसके दादा दादी भी होंगे या नाना नानी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, वो उस हिसाब से अपने बच्चे को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। एक भी डेट मिस हो गई, पापा नहीं आए या मम्मी नहीं मिलने हैं, तो मम्मा पापा बुरा हो जाते हैं। जो पॉइजन फीड किया जाता है बच्चे के दिमाग में बचपन से ही, आप सोचिए कि आने वाली जनरेशन के लिए तो रिलेशनशिप एक मजाक बन के रह जाएगी, शादियां मजाक बन के रह जाएगी। जितनी फ्रीक्वेंसी में ये डाइवोर्स हो रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है वो टाइम चल रहा है कि आज हम प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, पहले हमने इतने पेड़ तोड़े, इतनी हमने सिटीज बना दी, इतनी बिल्डिंग्स बना दी, और आज हमें रियलाइज हो रहा है अरे हमें तो प्लांटेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट पे अब असर आ रहा है। उसी तरीके से ये मैरिज इंस्टीट्यूशन बन चुका है। जिस फ्रीक्वेंसी में डाइवोर्स हो रहा है, कल को हम ही लोग, हम जो आने वाली जनरेशन है, कहेंगे अरे अरे नहीं, रिलेशनशिप्स के ऊपर बात की जाएगी, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत, साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ने लग जाएगी, मैरिज काउंसलर्स की जरूरत पड़ने लग जाएगी, पेरेंटिंग कोचेस की जरूरत पड़ जाएगी, जो कि आज भी ट्रेंडिंग हो चुका है। बट आई बिलीव शादी दो लोगों के बीच में होती है। इट्स जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इसको इस तरीके से डिफाइन करता है कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लाइफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है। आई बिलीव छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बातों से हर्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं, मैं शेयर करना चाहूंगी कि भी अरेंज मैरिजेस भी ऐसी कुछ निकली जिसमें महिला की अट्रैक्शन अपने हस्बैंड की तरफ नहीं होती है, बट लेटर ऑन बच्चा होने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिटल ट्रेंड भी चल चुका है, या आदमी का, इट्स वाइस वर्सा, मैं सिर्फ महिला का नाम नहीं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल भी एक रीजन बन चुका है। इन सब में बच्चा हमेशा पिसता है, ग्राइंड होता है, बच्चा बहुत ग्राइंड होता है। तो ये मुझे लगता है कि जितने डाइवोर्स होते जाएंगे, जितना पॉइजन फीड होता रहेगा, आगे बच्चों की मानसिकता और बच्चों के रिलेशनशिप स्टेटस बहुत खराब होते जाएंगे। और इसी में जैसे पेरेंटल रिलेशन कहते हैं या कोचिंग भी कहते हैं, तो एक पेरेंट दूसरे पेरेंट के अगेंस्ट बच्चे को थोड़ा बताते हैं, बोलते हैं, तो ये कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है। और ये कैसे प्रूव करना है, क्योंकि बिकॉज दिस इज इंटेंजिबल, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? सी बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा रहता है इन फैमिली कोर्ट्स, या कोई भी केस हो, चाहे मैं फैमिली कोर्ट को हटा के भी बोलूं, क्रिमिनल केसेस में भी बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा ही रहेगा किसी के भी ऊपर। तो ये प्रूफ करना कि आपकी माँ खराब है, आपको गलत फीड कर रही है। अब एक मेरे यहाँ पे केस है जिसमें फीमेल ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है। हमारे पास बहुत सारे ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिसमें शराब पीकर लड़की के बाल फूटकर लिटरली मार रहे हैं, गली में मार रहे हैं।
अब वो अलग हो गई, उसने बेटे को हॉस्टल में कर दिया है, हमने प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी ले लिए हैं, इवन देन वो रिलेटिव्स को भेजकर बच्चे के पास भेज रहे हैं पॉइजन फीड के। मम्मा ध्यान रखती है कि नहीं रखती है तुम्हारा, यू नो। तो फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं सारे कि मम्मा खाना खिलाती है ठीक से कि नहीं। ऑब्वियसली अ मदर विल नेवर यू नो कि वो भूखा छोड़ेगी अपने बच्चों को। दिस इज वेरी सैड, यू नो, कि फैमिली पूरी, मतलब पूरी रिश्तेदारी इकट्ठी हो जाएगी कि हाँ भी देखो। और ये चीजें तो खासतौर की अगर मैं बोलूं कि जो थोड़े से रिमोट एरियाज होते हैं ना, वहां पे तो एक केस करना भी, अरे केस हो गया। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो पूरी पंचायत उठ के आ जाती है, जी हमारे गांव में आज तक ऐसा केस नहीं आया, हमारे गांव में कोई भी, हमारे मतलब वो आएंगे सेटल कराएंगे, लड़की के कपड़े फटे होंगे, उसके शरीर पे चोटें होंगी, सब कुछ होगा, नहीं 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 हम तो सेटल करा देंगे। दे आर नॉट रेडी टू गो इन फूड्स। तो अब इसकी अगर चाइल्ड विजिटेशन की बात करें, अगर एक पेरेंट अगर कोर्ट का ऑर्डर को वायलेट करते हैं तो इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं कि दूसरा पेरेंट? बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है ही है। आप अपनी आगे भी एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन पिटीशन जिसे कहते हैं कि जो भी ऑर्डर आया उसका अगर वायलेशन होता है तो आप एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ मेरे फेवर में ये ऑर्डर आया था एंड द ऑपोजिट पार्टी इज नॉट यू नो ओबेइंग द ऑर्डर्स, सो काइंडली जो भी होता है उसके आगे इवन वारंट्स भी निकल सकते हैं अगर बहुत ज्यादा वायलेट करता है कोई भी इस तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करते हैं एक जेंडर और दूसरे पेरेंट को नहीं मिलने देते डिस्पाइट हैविंग द कोर्ट ऑर्डर, तो बाद में अगर आप कोर्ट में फिर से एप्लीकेशन डालते हैं जैसे आपने बोला, तो इसके ऊपर एक्शन होता है या कुछ? बिल्कुल, नोटिस जैसे वो एक प्रॉपर जैसे केस लड़ा जाता है बिल्कुल वैसे ही होता है, एक उसी रूट से ही चलता है। बट यू कैन नॉट अप्रोच द पुलिस टू एनफोर्स द कोर्ट ऑर्डर? नहीं, पुलिस के पास भी आप जा सकते हैं, आप ऑर्डर्स दिखा सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि फिर वो नॉन अवेलेबल वारंट्स के भी इश्यूज निकल सकते हैं कि अगर आप अपीयर नहीं हुए या कुछ भी है आपको ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई तो 18 तक के लिए है। 18 के बाद आप अपने बच्चा फ्री है, उसके बाद फिर उसकी मर्जी है। तो अगर अभी आपका बच्चा कितने एज का है? मेरा बच्चा 3.5 साल का है, अभी छोटा है। अभी तो बहुत छोटा है, सपोज कोई बड़ा स्कूल भी नहीं गया है, 12 साल का बच्चा है जो खुद सोच सकता है और समझदार है, तो क्या उसकी ओपिनियन की वैल्यू होती है कोर्ट या जज की नजर में कि किसके साथ रहना उस बच्चे को? सिंपल होती है, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग्स होती है। मैंने कई बार देखा है कि भी बच्चे को, पेरेंट्स को अपने चैम्बर लेके जाया जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल और बात की जाती है, बच्चे से भी उसकी मर्जी पूछी जाती है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। और मैंने कई बार देखा है कि भी बच्चे म्यूट हो जाते हैं because they want both. Why would the child say that मुझे मम्मा ही चाहिए या मुझे दोनों, चाहे उसको पॉइजन फीड कर रहे हैं, दिस इज फॉर ऑल द ऑडियंस वाचिंग। मैं कहूंगी कि बच्चे को दोनों की जरूरत है, मैम ये आपको पता वो दोनों की वजह से इस जीवन में आया है। अगर ये बात सबको पता है तो इसके ऊपर जॉइंट कस्टडी का बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड लॉ क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया में तो मैं कहूंगी कि भी इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ एरियाज में अब पेरेंट्स थोड़े से जो पढ़े लिखे हैं, समझते हैं इन चीजों को, वो अग्री करते हैं कि हम ज्वाइंट कस्टडी करेंगे। ज्वाइंट कस्टडी का मतलब है कि अगर बच्चे की कोई को करिकुलम क्लासेस हैं, ठीक है, तो वो एक यू नो पिक एंड ड्रॉप करना वहां पे, कि बच्चे का कोई एनुअल डे फंक्शन है, पीटीएम्स हैं, वहां पे वो ज्वाइंट करेंगे दोनों एक साथ। आदित्य, क्या हो जाता है ना, जब एक भी किसी पार्टनर की, स्पाउस की शादी, रीमैरिज हो जाती है, वहां पे जो वो पार्टनर होता है ना, वो इनसिक्योर रोल प्ले करने लग जाता है और वो जे फैक्टर आने लग जाता है। वो भी एक इशू हमने देखे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से वो जॉइंट यू नो, अब जो जनरेशन आएगी, आई बिलीव वो अंडरस्टैंड करेगी रादर देन बीइंग कंजर्वेटिव होने से, कि नहीं इट्स बेटर। जो ये सोचेगा कि मेरे बच्चे की लिए द बेस्ट क्या होगा, वो यही सोचेगा कि नहीं बच्चे को हम दोनों को साथ में दे। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मलाइका अरोड़ा खान का, मैं तो बहुत बड़े बड़े नाम ले रही हूँ, एंड अरबाज खान, वो दोनों पेरेंट्स से मिलता है। अरबाज खान की शादी भी हो गई है, इवन देन वो
पब्लिक में लड़ाई नहीं कर रहे, बाल नहीं फूट रहे, एक दूसरे को गलत नहीं बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जॉइंट पेरेंटिंग। यू शुड नॉट हैव इल फीलिंग, यू आर नॉट एनिमीज। आप लोगों का डाइवोर्स हुआ डजंट मीन यू आर एनिमीज, यू आर स्टिल द सेम। बस यही है कि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए। कंपैटिबिलिटी इशू को आप एग्जांपल दिया आपने, बहुत अच्छे से समझाया कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ। हाँ, और एक हस्बैंड वाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चे के लिए दोनों पेरेंट्स बराबर हो सकते हैं, दोनों ज्वाइंट कस्टडी हो सकती है। आपने बहुत अच्छे से बताई ये बात, डेफिनेटली। यस बिल्कुल। हाँ, तो अब इसके ऊपर अगर बच्चे की बात करें राइट्स के लिए, तो इसका कोई चाइल्ड राइट्स कमीशन है या उसकी कोई वैल्यू है कस्टडी केसेस में, विजिटेशन केसेस में, नेशनल या स्टेट में? चाइल्ड जो भी कमीशंस होते हैं, मैंने उनको पैसिव रोल करते हुए देखा है, जितने भी कमीशंस हैं, मतलब प्रैक्टिकली मैंने जो देखा है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बोथ पेरेंट्स से आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। एक मेरे पास अभी केस आया है जिसमें लड़की ने भाग के शादी की, बच्चा हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उसने दोबारा से भाग के शादी कर ली, वो बच्चा अब नाना जी के पास छोड़ के चली गई। एंड दैट ओल्ड मैन इज फाइटिंग अ केस कि माँ को ढूंढ के लो, माँ ही नहीं मिल रही। वेयर इज दीज कमीशन? इज स्टेट टेकिंग केयर ऑफ सच चिल्ड्रन? स्टेट का कोई है ही नहीं रोल यहाँ पे। टेक्निकली द स्टेट शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, उसके एक्सपेंसेस से लेके वो, क्योंकि द चाइल्ड डोंट हैव एनीबॉडी। एंड कितना हद तक एक बूढ़ा आदमी बच्चे का ध्यान रख सकता है? एंड व्हेन ही कम्स टू मी, आई वांट टू बी पुलिस ऑफिसर, मुझे तो पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है। बच्चे इतने इमोशनल हैं, मासूम हैं। एक बार ये ऐसे ही आदित्य, मैं because I'm paneled advocate of District Legal Services Authority Gurugram, so we go to police station whenever there are cases, offenses against women or children. तो जब वहां पे गई, एक कपल अपना आए हुए थे, लड़ रहे थे, लव मैरिज लाइक 8 years old, वो दोनों मतलब लिव इन में रहे हैं। अब उनको 8 साल शादी के हो गए हैं, बहुत ही प्यारी 6 साल की बेटी है। एंड वो कह रही है, मम्मा आप चुप हो जाओ, पापा आप चुप हो जाओ, इट्स ओके, लड़ाई होती रहती है। आई वेंट इन एंड मैंने कहा कि बेटा what are your goals? So she said I want to be army officer. मैंने कहा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लिटरली your child has big aims and you are fighting on petty things कि ये मेरी वीडियो बनाता है, ये मुझे ऐसा बोलता है, ये मुझे वो करता है। ये सीरियसली तो ना, मतलब टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए ब्लेसिंग है, उतना बड़ा हमारे लिए कर्ज बन के आ चुका है। So commissions है, लेकिन I have myself experienced that they have passive role, they are not very active, they are just commissioned for the sake of name. Sad to learn this. अगर मैम आपको मौका मिले लॉ मिनिस्टर बनने का, तो चाइल्ड कस्टडी या मैट्रिमोनियल केसेस में कोई एक लॉ अगर चेंज करना है, तो कौन सा पहला बदलाव आप लाना चाहेंगे? एक पहला, मेरे 2 बदलाव हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सिंगल पेरेंट। तो मुझे हमेशा लगता है देयर शुड बी अ सिंगल पेरेंट एक्ट, जिसमें कि खासतौर की जो फीमेल्स हैं, जो फाइनेंशियली ठीक नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि एडमिशंस में बच्चों के लिए दिक्कत आ जाती है फ्यूचर में, या फिर सोसाइटी में वो डिग्निफाइड लाइफ नहीं होती है। और खासतौर की जब something like your case, you lose your dignity because you're fighting a case, आपको क्रिमिनल की तरह देखा जाता है। you're criminal, आपने पता नहीं ऐसा क्या किया होगा, या कोई किसी का भी केस चल रहा हो, अरे it's not a criminal case, it's a civil case, you need to understand this, ये सिविल केस है, ठीक है। एक मेंटेनेंस ही है जो सीआरपीसी या बीएनएसएस में आता है, जो क्रिमिनल में आता है। अदरवाइज वो भी, उसके भी जो रिलीफ्स हैं वो सिविल ही है, देखा जाए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी, अगर मैं कभी बनती हूँ, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन हु आर इनटू डिस्प्यूटेड फैमिलीज, दे शुड बी गिवन डिग्निफाइड लाइफ,
जो उनके बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, जो भी उनके राइट्स हैं, दे शुड बी गिवन दोज राइट्स। डिस्प्यूटेड फैमिलीज में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में मैंने बच्चों के पॉक्सो के केसेस भी देखे हैं, जहाँ पे उनके साथ मोलेस्टेशंस हो जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स, इतनी बुद्धि तो लगाओ कि प्रोटेक्ट करना है। यू आर प्रोटेक्टर एंड यू आर द नर्चरर। आदमी को हमेशा प्रोटेक्टर माना जाता है, औरत को हमेशा नर्चरर माना जाता है। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए अगर इनकम्पैटिबिलिटी है, अलग हो जाइए म्यूचुअली, बट बच्चे की वेलबींग के लिए साथ हो जाइए। अलग होकर भी साथ हो सकते हैं। ठीक है मैम। Yes. अब ये इन क्वेश्चंस का आप हाँ या ना में आंसर दीजिए प्लीज। क्या इंडिया थोड़ा सा पास रखेंगे, क्या इंडिया का कस्टडी लॉ आउटडेटेड है आपके हिसाब से? यस। क्या कोर्ट बच्चे की सुनता है? यस। क्या पार्शली यस। क्या दादा दादी के लीगल राइट्स हैं अपने बच्चे के लिए लड़ने के लिए? ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हाँ, यस। अगर कोई मदर विजिटेशन डिनाई करे तो उसको सजा मिलती है या मिलनी चाहिए? Yes, I mean I can answer in detail, but after we finish it. Okay. और आपको लग रहा है इस इन द नियर फ्यूचर कोई लॉ या चेंज आने वाला है बच्चे के राइट्स को लेके? क्योंकि अभी थोड़ा लगा है कि बच्चे के राइट्स इग्नोर हो रहे हैं, तो क्या चेंज आता आपको दिख रहा है अभी या नहीं? अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं, हाँ लेटर फ्यूचर में डेफिनेटली, बिकॉज there are so many things. It's not only in the family disputes. बहुत वाइड है। एक आज मेरे पास एक केस आया जिसमें 13 years old boy raped 8 years old girl. सिर्फ मैं सिर्फ बच्चों को यहाँ तक नहीं देखती हूँ कि फैमिली डिस्प्यूट्स तक है, या आई थिंक दे चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। ये मैं बार बार बोलती हूँ, the future of our nation, and they are being ये खराब किस लिए हो रहे हैं? एक ये फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, एक फैमिली डिस्प्यूट्स है, एक्सपोजर टू एवरीथिंग, आजकल सब कुछ मिल रहा है, ड्रग्स हैं, there are so many things, गोल्स मिसिंग हैं बच्चों के जीवन से, जिसकी वजह से बच्चे जो हमारा फ्यूचर है नेचर का, नेशन का, वो खराब हो रहा है। एंड दैट इज मोर कंसर्निंग फॉर मी इंस्टेड ऑफ ओनली डिस्प्यूटेड फैमिली से बच्चे क्रिमिनल भी बन सकते हैं, और बच्चे ओवर परफॉर्म करने के भी उसमें आ जाते हैं। आई हैड दिस साइकेट्रिस्ट हु टोल्ड मी वंस कि जब बच्चे इस तरीके के ग्रीफ से निकलते हैं, सेपरेशन या डेथ, ये दोनों का ग्रीफ सेम होता है आदित्य। व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई कैन रिलेट इट वेरी वेल, बिकॉज आई नो आप अकेले में खूब रोए भी होंगे, आप खूब तड़पे भी होंगे अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए और मैं गले लगा लूं। दैट ग्रीफ इज इक्वल, आई अंडरस्टैंड इट। एंड थ्रू दिस ग्रीफ जो बच्चा सफर करता है, या तो वो समाज में ओवर परफॉर्म करेगा, अपने आप को ओवर बर्डन कर लेता है, अरे नहीं मुझे तो अच्छा करना है क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट के साथ हूँ, मुझे अच्छा करके दिखाना है, मैं अच्छा करूँ। ओवर परफॉर्म के चक्कर में वो ड्रेन भी हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है बिल्कुल ऑपोजिट, दे आर लेथार्जिक, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दे गिव अप। वो सबसे खराब है, वो सबसे खराब है, हार मान लेते हैं, वो सबसे खराब। So yes, love is missing. But I see my children not getting love of their father, and this is the ये तो भगवान की तरफ से था, लेकिन I still miss कि मेरे बच्चों को वो फादर का प्यार मिले। बिल्कुल, वो तो एक बच्चा मिस करेगा, जिंदगी भर मिस करेगा, क्योंकि आपको दोनों रोल निभाने बहुत मुश्किल है फॉर ए वुमन आल्सो। बट आपका मेरी मदर, जब I was 19 years old, I lost my mother, so I know both कि एक माँ का प्यार क्या होता है, एक पिता का प्यार क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही जरूरी है समाज में। तो मैम एज क्लोजिंग लाइंस, आपको अगर एक सजेशन देना है हस्बैंड और वाइफ को, क्योंकि इतने सारे डिवोर्स फाइल होते जा रहे हैं और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, और जैसे हमने डिस्कस किया ईगो भी कहीं ना कहीं प्ले करता है, तो एक अगर आपको मार्गदर्शन देना है दोनों को
कि वो जिस रास्ते चल रहे हैं आगे सही भी है कि नहीं, तो क्या आप बोलना चाहेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, या अलग अलग भी आप बोल सकते हैं? एनी एडवाइस फ्रॉम योर साइड? Then I think in the podcast only I've said that if you are not compatible to each other, अगर आपको लगता है कि आपकी नेचर्स मैच नहीं हो रहे, आपके फ्यूचर गोल्स मैच, बिकॉज वी इवॉल्व विद टाइम, अगर आपके नहीं मैच हो रहे, आराम से आप स्प्लिट हो जाइए, ठीक है। और आप बच्चे के लिए, अगर आपके बच्चे हैं खास तौर पे, प्लीज 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 उनके लिए दोनों साथ में सोचिए, क्योंकि कोई तीसरा बंदा उस बच्चे के लिए इतना अच्छा नहीं सोच सकता जो माँ बाप, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, वो सोच सकते हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपनी ईगो को थोड़ी सी साइड पे करिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर एडवाइस एंड आपका एक्सपीरियंस ये बिल्कुल हेल्प करेगा मुझे भी और भी लोग जो देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आदित्य in future also, if you need any assistance I am there for you. डेफिनेटली मैम, मैं गुड़गांव में ही हूँ और आप भी गुड़गांव में ही हैं, तो आई वुड से आई एम लकी। सो मैं अगली बार आऊँगा तो आपको मिलूंगा भी। थैंक यू सो मच। Definitely, definitely, yes, okay.